फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों ने हेड मास्टर का जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है उसको भी देख ही लिया होगा। तो क्वेश्चंस जो है काफ़ी इजी नहीं बोलेंगे, मॉडरेट टू टफ बोलेंगे। और ऐसे में जो आपका एग्ज़ाम जो है 19 जुलाई से आपका कंडक्ट होने वाला है बीपीएससी फेज़ 3 वाले का, उनके लिए यह एक लेसन है कि क्वेश्चंस आजकल बीपीएससी जो है कैसे ठीक ठाक अच्छा खासा पूछती है। बिल्कुल इजी टाइप क्वेश्चंस भी बिल्कुल नहीं होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी पर जो रेस्ट डेज बचे हुए हैं, आज आपका कितना है, 1 जुलाई हो चुका है जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आप तक कब पहुँचे नहीं पता, लेकिन फ्रेंड्स आपके पास टाइम काफ़ी कम है। 19 जुलाई यानी ऑलमोस्ट आपके पास कुल 17 से 18 दिन जो है बच रहे हैं। तो ऐसे में आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। रिवीजन इज़ द सक्सेस की माना जाता है रिवीजन को। तो प्लीज़ आप रिवीजन करने से बिल्कुल ना चूकें। जितने दिन बचे हुए हैं बस आप रिवीजन कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी होप के साथ ये इस बार आपका बीपीएससी फेज़ 3 एकदम से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो से। तो देखते हैं आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, मोस्टली पीआरटी वाले के लिए है, क्लास 1 to 5 तक के लिए है जो है आपका इसमें करवाया जाएगा क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का हमारा पहला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल पहुंचे, यानी किस दूसरे नाम से सुभाष चंद्र बोस अपना नाम बदल लिए थे कलकत्ता से काबुल पहुंचने में। तो फ्रेंड्स, यह किया गया था, आपका जो नाम बदला गया था जियाउद्दीन के नाम से उन्होंने कलकत्ता से काबुल जो है यात्रा की थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था, यानी जब भारत का विभाजन हुआ था आपको बताना है इस समय के काउंसिल अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, भारत विभाजन योजना को माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 को। अपनी किस कार्य प्रणाली कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो यह अपनाई गई थी कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कार्य जो कारिणी कमेटी थी 1937 में कांग्रेस ने इस समय जो है भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। और अखिल भारतीय किसान सभा जो है, ये भी एक सवाल आपके सामने बनकर आता है। तो याद रखिएगा, जो अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक थी ये 1936 में की गई थी, 1936 में। चलिए आगे देखते हैं, महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को जो है लोक हितवादी कहा जाता है। उपनाम को लेकर भी बीपीएससी कई बार सवाल करती है, और यहाँ से आपको जैसे बिहार स्पेशल में बिहार के जो फेमस पर्सन हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, उनके नाम भी पूछे जाते हैं, कोई नेशनल लेवल पे पूछे जाते हैं। तो आपको बिहार लेवल हो या नेशनल लेवल हो, दोनों के स्तर पर याद रखना चाहिए। चलिए जान लेते हैं लोकहितवादी किसे कहा जाता था महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स, यह कहा जाता था आपका गोपाल हरि देशमुख को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा। और यह जो आपका गोपाल हरि देशमुख जो थे फ्रेंड्स, यह महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिए थे काफ़ी, याद रखना है आपको। और इन्होंने प्रभाकर पत्रिका के माध्यम से जो है सामाजिक परिवर्तन पर लेख भी लिखा था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे में आपको सभी फैक्ट याद रखने होंगे। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चिपको आंदोलन का संबंध जो है वन संरक्षण से था। चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुई थी, या चिपको आंदोलन 1970 के दशक के प्रारंभ में शुरू हुआ था। कौन सा कथन सही है, इसमें आपको यह चूज़ कर बताना है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3 जो इसका कथन है फ्रेंड्स, केवल यह सही है कि इसका संबंध जो है वन संरक्षण से था, और इस आंदोलन को 1970 के दशक में जो है प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रकार से इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। और चिपको आंदोलन को स्थानीय निवासियों ने जो है वनों को अलग करने की नीति का ही परिणाम माना था, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, और जान लेते हैं, यह हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत नहीं हुई थी फ्रेंड्स। यह जो हुआ था आपका उत्तराखंड के गहड़वाल के रैनी नामक गांव में
रैनी नामक गांव में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हिमाचल प्रदेश नहीं उत्तराखंड याद रखना है, गांव का नाम रैनी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया। तो किसने किया था? शाह आलम द्वितीय ने। कई बार यह आपने सवाल देखा होगा। शाह आलम द्वितीय ने जो है सन आपका अंग्रेज के साथ जो है 12 अगस्त 1765 ईस्वी में जो है इलाहाबाद की संधि की, जिसके अनुसार अंग्रेज ने कहा कि काड़ा मानिकपुर अवध के नवाब से लेकर शाह आलम द्वितीय तक को जो है यह वादा किया था कि 26 लाख रुपए ये सालाना देंगे और इसके बदले में जो है मुगल शासक जो है बादशाह शाह आलम द्वितीय इसकी दीवानी जो है इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की सौंप देंगे अंग्रेजों को। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब अगले सवाल को। साइमन कमीशन किस लिए गठित किया गया था? ऑप्शन देखकर आंसर बताइए। तो राइट आंसर, प्रशासनिक परिवर्तन का प्रस्ताव करने के लिए। जो साइमन कमीशन की कमेटी थी इसे गठित किया गया था प्रशासनिक परिवर्तन का प्रस्ताव करने के लिए। तो याद रखिएगा, आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यह जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में 1927 ईस्वी में की गई थी, लेकिन यह जो भारत पहुंचा था फ्रेंड्स यह 1928 को। चलिए आगे देखेंगे अब अगले सवाल को। अगला सवाल है, तालीकोटा के संग्राम में क्या हुआ था, आपको यह बताना है। तो यह हुआ था विजयनगर शक्ति को नुकसान। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो तालीकोटा का युद्ध था यह 1565 ईस्वी में हुआ था, 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, बीजापुर के नेतृत्व में अहमदनगर, बीदर, गोलकोंडा की संयुक्त सेना और विजयनगर साम्राज्य के बीच जो है यह लड़ा गया था। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर की हत्या इसमें से किसने की थी? बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, हर एक साल छोड़ के ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा राइट आंसर सरदार उधम सिंह ने। सरदार उधम सिंह ने जो है माइकल ओडायर की हत्या की थी। और फ्रेंड्स आपने एक चीज़ कॉमन देखा होगा, बीपीएससी हेडमास्टर के एग्ज़ाम में जो आपका क्वेश्चंस पूछा गया है इसमें कई क्वेश्चंस आप बीपीएससी के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सेम मिलते जुलते हैं, चाहे वो साइंस का हो, हिस्ट्री का हो। मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी कि उन सभी वीडियो को मैं आपके सामने लेकर आऊँ आपके एग्ज़ाम से पहले। तो प्लीज़ आप बीपीएससी का जो पीजी वाला प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप उन सभी को भी अच्छे से रट जाइए, क्योंकि वहाँ से आपको मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बीपीएससी का ये पुराना ट्रेंड है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर पूछती है। चलिए देखेंगे अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित ना रखने के लिए राजी किया था? तो यह थे आपके कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? तो यह जो है सहकारी संघवाद की जो है उल्लेख करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के समान सम्मान से संबंधित है? आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्यों के संबंध में जो है अनुच्छेद 51 ए राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है, याद रखना है आपको। और 51 ए के प्रथम मौलिक कर्तव्य है कि भारतीय संविधान का पालन करे, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान के साथ साथ संविधान के आदर्शों और संस्थानों का भी सम्मान करे। तो यह किस में कहा गया है? अनुच्छेद 51 ए में। तो याद रखना है आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है? तो यह हो जाएगा आपका सामान्य नागरिक संहिता को संरक्षित रखना। यह जो है आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत माना जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, यह कहा किस में गया है? समान जो सिविल कोड दिया गया है, यह समान नागरिक संहिता को, यह अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन मिलता है हमें, अनुच्छेद 44 में। तो यह भी कई बार पूछता है, तो आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राज्य को सभी श्रमिकों की को आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर
उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, आपको यह बताना है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, यह बिल्कुल सही कथन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को डैश के नाम से जाना जाता है। काफ़ी फेमस ये क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा GS वर्मा समिति के द्वारा जो है यह कार्यान्वित किया गया था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब अगले सवाल को। भारत का निम्नलिखित में कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, आपको बताना है। तो यह हो जाएगा उत्तर भारतीय मैदान, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। भारत का उत्तर भारतीय मैदान भौतिक विभाजन का जो है सघन जनसंख्या, यानी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होकर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पॉपुलेशन, याद रखना है आपको। और यह जो है मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ इस उत्तरी मैदान का विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। और यह सघन जनसंख्या वाला एक भौगोलिक क्षेत्र है। इस मृदा का जो है आवरण पाया जाता है, पर्याप्त पानी की उपलब्धता है, जीने के लायक अनुकूल जो है जलवायु है। कृषि की दृष्टि से ही भी यह जो है भारत का अत्यधिक उत्पादक वाला क्षेत्र माना जाता है। तो कई बहुत सारे कारण हैं कि यह जो है आपका सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र होने के लिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सा है, आपको यह बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है भारतीय मानसून और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो जो कथन सही है फ्रेंड्स, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन भारत में मानसून के प्रतिरूप को प्रभावित कर सकता है। तो ऑप्शन जो आपका बी है यह राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जलवायु डेटा के मानचित्रण के संबंध में कौन सा शब्द एक मानचित्र पर सभी बिंदुओं के माध्यम से खींची गई रेखा को संदर्भित करता है जिसमें समान मात्रा में बादल होते हैं। तो यह संदर्भित करता है सममेघ रेखा। सममेघ रेखा साफ साफ स्पष्ट है, सम मतलब सामान, मेघ मतलब वर्षा और रेखा रेखा है, तो आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड के मिलाप हिमनद में होता है। तो यह होता है आपका गौरी गंगा का, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। तो काफ़ी जो है अभी चर्चे में रहता है ये 7 निश्चय योजना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे बिहार के लिए, आपने देखा होगा, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत क्या कहा गया है, आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर घर पक्की गली एवं नलियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान और अवसर बढ़े आगे बढ़े। ये जो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत कुछ प्रमुख जो है रखा गया है चीज़ों को, जिससे कि एक विकसित बिहार का विकास हो सके, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जान लेते हैं इसे अपनाया कब गया था या इस अभियान को शुरू कब किया गया था। तो याद रखिएगा सन 2015 को जो है 7 निश्चय योजना को बिहार सरकार ने जो है बिहार में एक अभियान के रूप में प्रारंभ किया था, तो 2015 में किया था फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में निम्नलिखित में कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र माना जाता है या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका जो ऑप्शन दिया गया है सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जैसे कि गया का कौन सा क्षेत्र, मानपुर, फुलवारी शरीफ, पटना, ये सभी जो हैं आपके सूती वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक आता है। तो ऑप्शन जो आपका डी है यह राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किस में सम्मिलित हैं, आपको यह बताना है। तो यह मध्य गंगा के मैदान में सम्मिलित है। नेक्स्ट है सवाल, निम्नलिखित जनपद समूहों में कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है। तो किसे माना जाएगा, तो यह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा इसका आंसर, आपको पता होना चाहिए, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, ये जो है सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप तीव्रता वाला क्षेत्र माना जाता है। और यह जो है आपका जोन 5 में आता है, जोन 5 में आता है फ्रेंड्स, जो अत्यधिक
कहर ढाता है मान लीजिए, या सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप यहीं पर आता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश को नेतृत्व दे रहा है? किस फसल में दे रहा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। फसल के उत्पादन में बिहार देश का नेतृत्व दे रहा है, क्योंकि जो है फ्रेंड्स आलू उत्पादन में बिहार का पटना जिला पहले में आता है। और बात कर ले इन प्याज के लिए तो महाराष्ट्र जाना जाता है, ये भी आपको पता होगा। आलू के लिए कौन सा कौन सा स्टेट माना जाता है? चलिए आप कमेंट करके बताइए। चलिए मैं ही बता देती हूँ, उत्तर प्रदेश माना जाता है। प्याज में महाराष्ट्र को माना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, कहीं पे भी नेतृत्व नहीं कर रहा है बिहार। चलिए, विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो GEF की पहली जो महिला डायरेक्टर बनी है, यह गीता बत्रा बन गई हैं। गीता बत्रा बन गई हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो यह है आपका सिक्किम में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 2024 ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है? तो यह है कजान, रूस। 2024 में जो ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है, यह आपके रशिया में होने वाला है और जगह का नाम है कजान। अगला सवाल है, हाल ही में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के GM पोर्टल को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? तो इसे मिला है तीसरा स्थान, याद रखिएगा। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन मंच है। आगे देखेंगे अगले सवाल को। मार्च 2024 में कैरिबियाई देश हैती के हिंसा में फंसे भारतीयों को निकालने में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो जो कैरिबियाई देश है, कैरिबियाई, इसमें जो आपका हैती के जो हिंसा में फंसे भारतीयों को निकाला गया, इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन इंद्रावती। ऑप्शन बी हो जाएगा, इंद्रावती इस जो है ऑपरेशन का नाम दिया गया। नेक्स्ट है, कौन सी दवा गिद्धों की समाप्ति के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो जिससे गिद्धों की मृत्यु हो जाती है, इस दवा का नाम बताना है। काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछ चुका है BPSC, तो याद रखिएगा डाइक्लोरोफिनॉक्सोडियम। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह जो है आपको गिद्धों के मरने के लिए काफ़ी उत्तरदायी होता है। और यह जो आपका डाइक्लोरोफिनॉक्सोडियम होता है, यह पशुओं में दर्दनाशक के रूप में हम उपयोग करते हैं इस दवा को, तो याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एम स्ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो यह देखा जाता है आपका एम स्ट्रिप शब्द कभी कभी जो दिखाई देता है, यह मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस को जो है बोला जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बाघ अभयारण्यों को रख रखाव के लिए जो है इस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका एक्स सिटू संरक्षण। एक्स सिटू संरक्षण। नेक्स्ट देख लेते हैं, घास बकरी और मानव से युक्त खाद्य श्रृंखला क्या है? तो यह हो जाएगा घास बकरी और मानव, यह एक श्रृंखला है। चलिए आगे देखेंगे, हॉट स्पॉट क्या है, आपको बताना है। हॉट स्पॉट शब्द का हम यूज़ करते हैं क्या? तो हॉट स्पॉट उच्च स्थानिक जैव विविधता वाला तंत्र माना जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इकोटोन का अर्थ क्या होता है, यह बताना है आपको। इकोटोन का अर्थ होता है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। क्या होता है? जहाँ दो बायोमास मिलते हैं उसे हम इकोटोन कहते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल है, कार्बन डेटिंग से आप क्या कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? तो कार्बन जो है क्रेडिट से आप समझते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जित किए गए आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं, आँख की पुतली आईबॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आँख केवल क्या देख सकता है? तो यह जो है आपका निकट की वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया है, यह देख सकता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होता है?
तो यह जो हो जाएगा एक दूसरे पर लंब वैद्युत तथा चुंबकीय सदिश होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, उत्तल दर्पण से बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकृति का होता है। तो किस प्रकृति का होता है, तो हमेशा सीधा तथा काल्पनिक होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल है, विसरण के बारे में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है, आपको यह बताना है। तो गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, यह सही नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं आगे। ईका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया था। तो इसे नामित किया गया था आपका गैलियम के रूप में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है। तो अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसमें स्वाद नमकीन होता है, यह आपका प्रबल अम्ल के बारे में गलत कथन कहा गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि जो होता है अम्ल में यह कथन गलत है, क्योंकि यह स्वाद में खट्टा होता है। खट्टा होता है, जो क्षार होता है ना, यह नमकीन होता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, आपको यह बताना है। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, तो बैक्टीरियोफेज जो होता है यह वैसा वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता हो, वैसा जो है जीवाणु, वैसा वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, पार्थेनोकॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है। तो पार्थेनोकॉर्पी को जो है आपका निषेचन के बिना फलों के विकास के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, निषेचन के बिना फलों का विकास। आगे देख लीजिए, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था। तो सहायक संधि को जो पहली बार अपनाया था यह था हैदराबाद के निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलाया किसने था, यह जो है आपका सहायक संधि प्रणाली, तो यह वेलेस्ली ने चलाया था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो काफ़ी जो है नाराज़ हुए थे गांधी जी इससे, काफ़ी चर्चे में रहा था ये, और आपको हर जगह जो है ये आपको सवाल के रूप में बीपीएससी में मिलेगा। तो याद रखिएगा, जो गांधी जी के उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया, इनको हराकर जो है वह पुनः जो है अधिवेशन में अध्यक्षता चुने गए थे। तो पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। आगे देख लीजिए, कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो अगर आपको देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ सब कुछ हिस्ट्री का क्या बोलते हैं, डेट भी याद करना पड़ता है, सिर्फ घटना याद करने से नहीं होगा कि ये घटना इसने करवाया था या यह हुआ था। आपको डेट बाय डेट अच्छे से याद रखना पड़ता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, मिलाते हैं। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है 1919 को हुआ था, और दूसरा जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको जो है क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कब किया गया था। तो यह प्रारंभ किया गया था आपका 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था, तो 1942 को, 1942 को। तो इस प्रकार से अगर आप मिलाएंगे फ्रेंड्स, तो आपको क्या पाएंगे, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, तो यह हो जाएगा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया। किसने बनाया था लोकप्रिय, तो मदन मोहन मालवीय जी ने, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। सवाल है, इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था। तो कौन था भारतीय सदस्य, तो यह थे दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है, भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है। तो यह आपके जापान से लिया गया है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो डैश के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। तो किसके वेस्टमिंस्टर पर आधारित है फ्रेंड्स, तो यह जो है आपका यूनाइटेड किंगडम के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है, जिसमें संसदीय प्रणाली एक प्रकार की सरकार है जिसमें कार्यपालिका विधायिका के समर्थन से सत्ता संभालती है, याद रखना है आपको। आगे देख लेते हैं, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहा गया था, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो ऑप्शन
सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था फ्रेंड्स आपका सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब। आपातकाल पर विचार करने के लिए लोकसभा के न्यूनतम 1/10 सदस्य अध्यक्ष या राष्ट्रपति को सदन की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाने जाने की लिखित मांग कर सकते हैं। ऐसी मांग की प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर सदन के अध्यक्ष या राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी? तो कितने दिनों के भीतर? 14 दिन के भीतर जो है विशेष बैठक बुलानी पड़ती है। नेक्स्ट है, जल फ्लोरीन हरण द्वारा किस स्तर की रोकथाम को लक्षित किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका माध्यमिक रोकथाम। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे का है सवाल, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो यह है आपका बालाघाट। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे एशिया की विशालतम गंदी बस्ती के रूप में नामित किया गया है? तो यह नामित है आपका धारावी। ऑप्शन बी हो जाएगा, यह आपकी एशिया की विशालतम गंदी बस्ती के रूप में नामित किया गया है। आगे है आपका, अरबों तारों धूल एवं गैसों के बादल युक्त विशाल प्रणाली को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी। क्या कहते हैं? गैलेक्सी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, बड़े क्षेत्रों के विखंडन और ऊर्ध्वाधर विस्थापन के परिणाम स्वरूप किस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है? तो इससे जो है ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना को 1992 से जो है आपका 97 तक जो है इसका कार्यकाल माना जाता है। नेक्स्ट, किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन का आय वेग डैश के बराबर होता है? किसके बराबर होता है? तो 0 के बराबर होता है। अगला है सवाल आपका, एकमात्र कौन सा खेल है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है? तो यह गेम है आपका कॉर्फ बॉल। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो यह जो नहीं है फ्रेंड्स, म्यांमार। याद रखिएगा, सार्क में कुल जो है कितने देश हैं? तो सार्क में जो है फ्रेंड्स कुल देशों की संख्या आपका है 8, और इसमें जो है आपका भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश शामिल है। और इसका सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में अवस्थित है, और इसमें कुल जो है 8 दक्षिण एशियाई देश जो है शामिल हैं। तो यह भी फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था हिमाचल प्रदेश को। अगला सवाल है, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो यह जो लक्ष्य है शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य बिहार के द्वारा रखा गया है 2040 तक। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 किसने जीता? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यह जीत लिया है AI सना ने। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, यह इंडिया टुडे की AI न्यूज़ एंकर सना ने जीता है। अगला सवाल है, मार्च 2024 में कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित नगर के क्षेत्र में बनकर उभरा है? तो यह है आपका बेगूसराय। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? तो यह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया कच्छ, गुजरात में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वी की सतह का 70% से अधिक भाग पानी के साथ घिरा है। पृथ्वी पर पानी का कुल कितने प्रतिशत भाग ताज़ा पानी है और प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए जो है सुलभ माना जाता है? तो लगभग 1% से भी कम। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी एक औषधि है जो है फसल माना जाता है? आपको यह बताना है। तो घृत कुमारी को जो है एक औषधीय फसल माना जाता है। याद रखिएगा, इसे हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो एलोवेरा कहा जाता है।
आप सभी को पता होगा, हिंदी का नाम बहुत ही अजीब सा है, घृत कुमारी। चलिए याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, हाइड्रा, स्पंज, कौन सा इसमें कोई इसमें जो दिया गया है इनमें से किन में जो है कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, केवल दूसरा और तीसरा। हाइड्रा और स्पंज में जो है परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में कौन स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक होता है, बताना है आपको। राइट आंसर क्या होगा, तो जिसमें ऑप्शन दिया गया है शैवाल का, ऑप्शन बी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, सामान्य एवं शांत श्वसन से को क्या कहा जाता है। तो सामान्य एवं शांत श्वसन को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम यूपनिया कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, अवायवीय श्वसन में कौन सी अवस्था होती है। तो इसमें फ्रेंड्स ग्लाइकोलाइसिस होती है। ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें से निम्न में से क्या होता है। तो इसमें पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। अगला सवाल आपका, एक सामान्य वृत्तीय गति में वेग सदिश तथा त्वरण सदिश किस प्रकार स्थित होते हैं। तो इसमें स्थित होता है फ्रेंड्स आपका एक दूसरे के लंबवत। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण क्या होगा। तो 0 होगा इसका त्वरण। नेक्स्ट और आखिरी सवाल है, गैसोलीन का पर्याय क्या होता है, आपको यह बताना है। तो इसका जो पर्याय होगा पेट्रोल होगा। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह आपका हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है जिसे पेट्रोल कहा जाता है। मिश्रण किसका होता है, तो C5C12 का हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों के पास प्रैक्टिस सेट अवेलेबल नहीं होते हैं फ्रेंड्स, और आपके पास समय काफ़ी कम है। तो ऐसे में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। इससे पहले भी जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट कर रखा है पीआरटी के लिए क्लास 1 to 5 के लिए, उन सब भी जो है प्रैक्टिस सेट को भी देख लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। प्लस जो है बिहार स्पेशल के भी बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे मेरे चैनल पर, उनको भी देख लीजिए बिहार स्पेशल के रूप में, क्योंकि बिहार से भी सवाल अच्छी खासी संख्या में पूछे जाते हैं, जैसा कि बीपीएससी हेड मास्टर के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और कंटिन्यू रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।